जरूरी नहीं कि घर में ही काम है, कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि बच्चों के साथ भगवान अगर कुछ हो जाए तो ये आपको काम आ सकता है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आत्मरक्षा के गुण में आप जूडो, कराटे है, बॉक्सिंग है, पंचिंग है, आप उसे सीख सकते हैं। और अगर आप एसबीडी की स्टूडेंट है या आशना मैम के साथ जुड़ी हुई हैं तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, बिल्कुल उनसे सलाह लें, उनसे आत्मरक्षा के में निपुण हो जाए। पढ़ाई के साथ साथ खेल तो जरूरी है, आशना मैम आपके पास है। तो मैम पढ़ाई खेल ये इतना जरूरी हो गया है, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बने रहोगे। कोई आपसे कुछ उल्टा सीधा पूछेगा भी ना तो वो 100 बार सोचेगा, 100 बार से आई टू आई कांटेक्ट करके आप उसे बता सकोगे कि हाँ बता तू बात क्या कर रहा है। रही बात मेरी, मैंने जब से मैंने इस दुनिया को समझा है या जाना है तो मैंने ऑन द स्पॉट उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैम रही बात पुरुषों की सोच की, तो ये शुरुआत तो हमें अपने घरों से और आसपास से करनी होगी। गुप्त जी की वो कविता मुझे अभी याद आ रही है कि हाय स्त्री तेरी ये कहानी, आंचल में तो उसमें पानी पुराना सा लगने लगा है। अब तो वो दूर बिठाए बैठे सकुनी सभी मस्तक पिस जाओगे, सुनो द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो अब गोविंदा नाम आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार मैम। हाँ, थैंक यू अंबिका। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ बहुत, क्योंकि मेरे जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे पुलिस में भर्ती होने का एक बहुत अच्छा अवसर आया था, लेकिन चूंकि मेरी मानसिकता ऐसी थी कि पुलिस में भी स्त्रियों का बहुत शोषण हो रहा है। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात हो जाएगी आपके लिए मेरा ये सवाल पूछना। तो अब चूंकि आप उस लाइन में आ गए हो, है ना, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हाँ क्या ऐसा है, क्योंकि पुलिस तो रक्षक है, ठीक है ना, अगर रक्षक का ही वहाँ पर अनादर होता है तो फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित। क्या है ये सेफ नहीं है ये लड़कियों के लिए, वहाँ पर कुछ अलग तरीके का व्यवहार होता है, बहुत सारी बात हमने ऐसा सुना है। नहीं मैम, ये ज्वाइन करने से पहले हमने भी सुना था, लेकिन अब हमने ज्वाइन कर लिया तो ऐसा इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इतने अच्छे से सब लोग अधिकारी हमसे इतने अच्छे से बात करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, फिर वो हमारी बातों को समझते हैं और हमारे साथ होते हैं। मैं 10 महीने के एक छोटे से बच्चे की माँ भी हूँ ज्वाइन करने के साथ साथ, तो इतना हेल्पफुल मेरा डिपार्टमेंट रहा है कि हाँ नहीं आप नहीं आइएगा थाने में, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैडम आप घर पे बैठिएगा। तो ऐसे नेगेटिविटी इसमें कुछ भी नहीं है मैडम, बहुत पॉजिटिव है। और आपको एक जैसे टीचिंग लाइन में होते हैं या किसी भी और उसमें, तो आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक सीमित हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता, मैं जब से पुलिस डिपार्टमेंट में आई हूँ मुझे पूरे डिपार्टमेंट को एक सोचने का और समझने का एक तरीका या मुझे एक डेस्क मिल चुकी है कि हाँ मैं टीचर्स भी हमारे थाने में आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, तो नेगेटिविटी मुझे कुछ नहीं लगती। एक और बात है, जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे पुलिस में भर्ती होने के लिए वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा सा ये बताओ बच्चों को, हमारे जो बच्चियां जुड़ी हैं साथ में, उनको थोड़ा सा ये बताओ कि किस किस तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तुम उस दौर से गुजर चुकी हो तो उन्हें आसानी होगी तुम्हारी बात को समझने में, क्योंकि उन्हें तुम उनके लिए एक उदाहरण हो, है ना, हमारे बच्चों के लिए तो उदाहरण हो कि एक बच्ची जो है जो पुलिस लाइन में गई है और तुम आगे कहाँ तक, किस लेवल तक जा सकती हो, ये भी थोड़ी सी जानकारी हमारे बच्चों को दे दो। देखिए मैम, जैसे एज ए कांस्टेबल हमारे डिपार्टमेंट में स्टार्ट होता है। अगर आप बीए है या प्लस है, कुछ भी है, बच्चे तो 12th पास होता है, लेकिन मैंने एमए बीपीएफ किया हुआ है और 12th पास की ये पोस्टिंग है कांस्टेबल की। तो इसमें मैडम आप चाहे तो एसआई सब इंस्पेक्टर होता है, वहाँ भी उसमें भी फॉर्म करते रहते हैं, और अगर आपकी उससे भी ज्यादा काबिलियत है तो डिपार्टमेंट में आके आप पढ़ाई कंटिन्यू करके आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज भी जा सकते हैं। सही ज्ञान तैयारी इसकी मैम ऐसी होती है कि जैसे अगर स्पोर्ट्स के जरिए आप आते हैं तो स्पोर्ट्स के जरिए भी लाइन खुली है, लेकिन उसके लिए आपको स्टेट नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स में जाना प्लस पॉइंट हो जाएगा। और रनिंग आपकी अच्छी है तो मैडम रनिंग के इसमें प्लस पॉइंट होते हैं, और पढ़ाई तो आजकल हर एग्जाम में बहुत बढ़िया। 49 थैंक यू। अगर
जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय की पाबंदी है अंबिका के पास, वो अपना बिजी शेड्यूल में से बहुत मुश्किल से समय निकाल के आई है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। अंबिका, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी मदद करेंगे। और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि किसी भी महिला को अरेस्ट करने से पहले, मतलब सूर्यास्त में, आप सूर्यास्त का समय अगर हो जाता है तो आप पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर उसके पास सूर्यास्त के समय वारंट हो तब भी नहीं कर सकती है क्या? जी, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती किसी भी महिला को। और पुलिस के पास एक महिला कांस्टेबल या महिला सब इंस्पेक्टर या एक महिला उसके पास होनी चाहिए अगर वो महिला से बात करने नहीं जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका मैडम बहुत कोशिश कर रहा है कि जो भी महिला थाने में आए उसके लिए एक इंडिविजुअल कमरा हो, उससे अलग से कोई अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उससे एकांत में बात हो सके, जिससे वो घबराए नहीं, अपनी बात सेफली रख सके। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कनक मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या हमारे साथ हमारी दूसरी गेस्ट जुड़ चुकी हैं क्या? मैम अभी शो नहीं हो रहे हैं, वो कहीं मुझे नहीं शो हो रहे हैं, शायद अभी मुझे प्लीज मैम आप उन्हें कॉल करें। हाँ, मैं उनको कॉल कर सकती हूँ, तब तक आप बने रहिए लाइन पर, मैं उनको कॉल करती हूँ। ओके मैम।
अर्चना मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अर्चना मैम, हमारे जो अगली मुख्य वक्ता है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुसुम मैडम जी ने। और मैं अर्चना मैम से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे जो मुख्य अधिवक्ता मैडम है कुसुम जी, उनका परिचय दें। मैम, आपका माइक जो है म्यूट है, प्लीज अर्चना मैम आप अपनी साइड कीजिए प्लीज। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू कनन। आज हमारे बीच हमारी जो मुख्य वक्ता है वो हमसे ज्वाइन हो चुकी हैं हमारे वेबिनार में। उन्हें थोड़ा सा लेट हो गया था किसी कारणवश, लेकिन अब वो हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनका वेलकम करती हूँ अपने टीम की तरफ से, कनन मैम की तरफ से, अपने कॉलेज की प्रशासन की तरफ, और सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबकी तरफ से मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ। और मैं इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता देती हूँ कि कुसुम के मैम एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो क्रिमिनल लॉयर हैं। तो आज वो हमसे वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मैम का, और मैं उन्हें बुलाती हूँ ताकि वो हमसे इस बार इस विषय में चर्चा करें। तो कुसुम मैम प्लीज अपना माइक और अपना वीडियो ऑन कर लें और हमसे इस विषय में चर्चा करें। थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज आ रही है मैम, लेकिन इको हो रहा है। शायद कोई दूसरा डिवाइस चालू है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। चालू हो रहा है। मैम ऑडिबल है लेकिन इको हो रहा है। आप चाहे तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैंने अपने मोबाइल फोन से मैं ट्राई कर रही हूँ। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आप बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। तो देखिए, ऐसा है कि हम सभी लोग बातें तो बहुत करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिला सशक्तिकरण नहीं होगा वो सशक्त कैसे हो सकती है? लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो ज्यादातर महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान भी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि संविधान ने उनको क्या अधिकार दिए हुए हैं। महिला जो है वो अपने आप को लेकिन हम सभी के लिए जरूरी है कि हम सभी ये जाने कि आखिर महिलाओं के अधिकार हैं क्या। संविधान में वैसे तो सभी को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहा है, इसीलिए हमारे संविधान में कुछ विशेष अधिकार महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, और मैटरनिटी लीव हो गई, या फिर चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन हो गया। इस तरह के कई सारे हमारे पास राइट, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को इनका पता नहीं होता। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि कई सारी महिलाओं के साथ घर में बहुत दुर्व्यवहार होता है। उनके पति उनको मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की रही है कि महिलाएं कभी भी किसी बात के लिए आवाज नहीं उठाती। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर हमने अपने पति के खिलाफ, इस दुर्व्यवहार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाई तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एक महिला को पूरा अधिकार है एक डिग्निटी के साथ अपना जीवन जीने का, क्योंकि हमारे संविधान ने स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान रूप से देखने की बात कही है। जेंडर इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और हर महिला को ये चीज को समझना होगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप तब तक आप अपने अधिकारों का उपयोग कभी भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए सभी महिलाओं को ये जानना चाहिए और अपने अधिकारों का उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आपके घर में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, आपके पति आपको मारते हैं, मत लीजिए, एक्शन लीजिए। अगर वो हद से ज्यादा बात आपकी बढ़ रही है, क्योंकि ये आगे चल करके आपके लिए बहुत मुसीबत की बात हो सकती है, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक पति आपको उसका बहुत ही गलत है, बहुत ही क्रूर है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो बाद में आप क्या करेंगे, कब तक आप सहती रहेंगी। इसीलिए के तहत आपको ये पूरा अधिकार है कि आप जाकर के दर्ज करा सके, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की आप रिपोर्ट करा सके। अगर नहीं कराना चाहती हैं, आपको लगता है कि नहीं इससे आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मुसीबतें आएंगी, आपके पति ज्यादा नाराज हो जाएंगे या आपके ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे या लोग आपको कहेंगे कि भी लोग तुमने अपने हस्बैंड को केस में अंदर करवा दिया, तो आप वुमेन सेल में भी जा सकती है। वुमेन सेल भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ही है। उसमें आप जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं, वहां बता सकती हैं। वहां पर वो अलग अलग प्रकार से आपकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपके पति को समझाएं, बुझाएं। अगर वो तब मान जाता है और नहीं तो फिर उसके ऊपर उसके तहत और अलग कार्रवाई दूसरा हमारे पास है तो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, जैसा कि आजकल सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और काम कर रही हैं। इसके साथ साथ उनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो जहाँ पर भी जहाँ भी वो काम करती हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, मतलब आप कहीं भी कोई भी जगह आप ले लीजिए, तो वहाँ पर महिलाओं के साथ में एक सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि उनको हमेशा सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे कानून में प्रावधान है कि आप हर कार्य क्षेत्र में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये सभी जगहों पर नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं और वहां पर ऐसी कोई बात आपके साथ हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में सब कुछ आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट मीन्स कोई पुरुष आपकी तरफ गंदी आपके लिए गंदे रिमार्क्स पास करे या आपको छूने की गलत तरीके से गलत इंटेंशन से कोशिश करे, यहाँ तक कि दोहरे अर्थों के शब्दों का इस्तेमाल करे। ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। अगर आपको कभी लगता है कि आपके साथ में इस तरीके की कोई घटना घट रही है तो उसको जरूर रिपोर्ट करें। अगर आपके कार्य क्षेत्र में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल नहीं बनाया गया है तो जो वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे आप कंप्लेंट करें और उनको बोले। तो मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुरंत के तुरंत सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल का गठन करें और आपकी सुनवाई करें, क्योंकि इन सब चीजों को छोटे में लेना महिला के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं और उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगी जिसके बारे में लोग ज्यादातर जानते नहीं है, खासतौर पे हमारे जैसे गाँव वगैरह में जो लोग रहते हैं वो ये कि एक वुमेन को उसको कहा जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ज्यादातर क्या होता है कि किसी भी परिवार में अगर कोई महिला गर्भवती है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो प्रेगनेंसी उसकी ध्यान के लिए बहुत ज्यादा
हार्मफुल है, हो सकता है कि उससे जान ही चली जाए, लेकिन ऐसे हालात में भी जो परिवारजन है वो ये चाहते हैं कि नहीं, महिला जो है वो बच्चे को जन्म दे, लेकिन महिला को ये पूरा हक है, क्योंकि हर किसी को हमारे संविधान ने जीने का हक दिया है। इसलिए महिला को ये पूरा हक है कि अगर उसे लगता है कि ये प्रेगनेंसी मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी जान के लिए ठीक नहीं है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। दूसरी बात ये कि हर महिला कभी भी, एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है रेप, ईव टीजिंग, जिसमें कि महिलाओं के साथ में छेड़खानी की जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। ज्यादातर 90 मैं कहूंगी कि 90% मामलों में लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी यंग विमेन्स होती हैं वो भी चीजों को बार बार छोड़े रह जाती है कि चलिए कोई बात नहीं, आज तंग करे कल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको बहुत मजा आता है करने में, और आप जब उनको कुछ भी नहीं कहते तो वो उनको छूट मिल जाती है और वो आपको अगले दिन और ज्यादा परेशान करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आपने उनके खिलाफ ना अपने घर में कोई बताया, ना आपने कोई कंप्लेन की, उन लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाती है। और इसी के कारण जैसा कि आपने पीछे देखा, कितनी ज्यादा घटनाएं होती थी जिसमें कि लड़कियों के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता था। हालांकि अब सरकार की तरफ से तेजाब बेचना बैन कर दिया गया है, फिर भी उपलब्ध है। उनको जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि जो चिली स्प्रे होता है वो अपने साथ रखना चाहिए, और कोई भी ऐसी घटना अगर आपको कोई लड़का तंग कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, तो उसको प्लीज पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराइए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक ही आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार करता है, तो आप सोचिए क्या हम करें, हम किसी दूसरे क्षेत्र में हैं, लेकिन आप जहां पर भी हैं वहीं के पुलिस थाने में जाकर के आप अपनी FIR करा सकते हैं। वो वहां पर 0 FIR दायर करके और आपके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। और बलात्कार के मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़कियों को पता ही नहीं होता, उनके साथ में बलात्कार हुआ, वो घर चली जाती हैं, उसके बाद वो नहा लेती हैं, धो लेती हैं, और 1-2 दिन बाद उनको जब उनको लगता है कि क्या करना चाहिए तब वो पुलिस स्टेशन जाती है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाए ताकि आपका मेडिकल हो सके, क्योंकि ज्यादा केसेस में जो बलात्कारी हैं वो छूट जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जब मेडिकल होता है लड़की का, बहुत सारे सबूत जो है वो नष्ट हो चुके होते हैं। तो इन सब बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो महिलाओं को अगर अपने राइट्स के बारे में पता होगा तभी हमारा देश आगे महिला सशक्त हो सकेगी सही मायने में। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड और सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। जी, इस बारे में क्या जानना चाहती हैं? कि ये मतलब किस तरह जो है इसमें सजा का प्रावधान है, जो मतलब चाइल्ड के लिए या जो टीनेजर्स होते हैं उनके जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसमें क्या क्या मतलब गवर्नमेंट जो है उसमें लागू करती है अपराधी पर। देखिए, पॉक्सो जो है एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए बहुत कड़े प्रावधान है। एक पॉक्सो मीन मतलब जब चाइल्ड अब्यूज की बात आ जाती है तो इट्स वेरी सीरियस। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं जिसमें कि बच्चों की सेफ्टी के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके की आप कंप्लेन करते हैं तो पुलिस थाने को उसको दर्ज करना ही होगा, ओके। मैम एक और क्वेश्चन मेरा कि जैसे अगर किसी महिला के साथ कोई घटना हो जाती किसी बच्ची के साथ, तो उसका जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मतलब उसका क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप अपने जहाँ पर भी आप हैं
वहीं के आप थाने में जाएंगी। ये नहीं कि पहले आप अपने अपने जहाँ पर एरिया में आप रहती हैं पहले वहां जाएंगी फिर वहां के पुलिस स्टेशन जाएंगे, नहीं। जहाँ पर भी आपके साथ एक घटना घटी है वहीं के पुलिस स्टेशन में आप चले जाए, वो वहां पर कंप्लेंट दर्ज करेंगे। जीरो, अगर आप उसके क्षेत्र में नहीं आती जुरिस्डिक्शन में, तो FIR वहां पर आपकी दर्ज करी जाएगी। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए वहां पर भेजा जाएगा। आपका मेडिकल होगा और उसकी जो रिपोर्ट है उसके साथ में फिर वो आपका जो केस है वो आगे चलेगा। तो मेडिकल रिपोर्ट बलात्कार के केस में बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसी से निर्धारित होता है कि किसी महिला बच्ची या किसी, आजकल तो खैर बच्चे भी मतलब लड़के भी किसी के साथ भी मतलब ये कर हुआ है या नहीं, ये मेडिकल ही निर्धारित होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ मैम, एक सवाल मेरा था, आपने बोला कि जहाँ पर भी है वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है, जनरली देखा जाता है कि सभी जो थाने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे एरिया में नहीं आता और वो उसको वहां से भेज देते हैं, जो पीड़ित होता है वहां से भेज देते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी कानून है जो थाना प्रभारी ने, जिन व्यक्तियों ने, पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी है उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप जाती हैं और वो आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर देते हैं, आपके ये बोलने के बाद भी कि आप 0 FIR कर लीजिए, अगर वो इनकार कर देते हैं तो आप बिल्कुल जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है उसमें पुलिस कमिश्नर के नाम पर एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और आप सीधे अपनी जो शिकायत है वो पुलिस कमिश्नर को हेडक्वार्टर्स में दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मैम, जैसे आपने बताया कि बलात्कार के केस में अगर जो पीड़ित है वो नहा लेता है या अपने आप को साफ सुथरा कर लेती है, 1-2 दिन बाद भी जाता है मेडिकल के लिए, तो क्या उसका मेडिकल होता नहीं है या जो प्रोसेस वो करना चाहते हैं, जैसे FIR करना चाहती है, तो क्या वो होगा नहीं? मतलब जैसे ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको कि नहा लेने से, अब जैसे मान लीजिए बलात्कार होता है तो आप समझती ही हैं, बलात्कार होता है तो महिला के शरीर पर जो पुरुष के जो स्पर्म होते हैं वो रह जाते हैं। तो जब मेडिकल होता है उनका तो वो जो स्पर्म्स हैं वो ले लिए जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि कितने लोग थे। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा अगर बलात्कार हुआ है तो एक से ज्यादा लोग थे और उन्हीं स्पर्म्स के बेसिस पर बाद में उनका DNA टेस्ट भी हो सकता है, ये दर्ज करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति वाकई में कल्प्रिट था। महिला जो विवाहित महिलाएं हैं उनके बारे में तो नहीं, मान लीजिए कि आपने नहा लिया वैवाहिक महिला 2-3 दिन बाद रही है तो उसके शरीर पर कोई एक तरीके से देखा जाए तो वो कोई चिन्ह नहीं रह जाएगा कि उसके साथ जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी मेडिकल करने पर साफ पता चल जाएगा कि हाँ ये बलात्कार हुआ है क्योंकि वो बच्ची हैं। मैम जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे जब लड़कियां मतलब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में होती है छेड़छाड़ से ही होती है, तो बहुत से मतलब ज्यादातर लोग सोसाइटी से डरते हैं, तो कुछ ऐसा है क्या कि अगर हम किसी के खिलाफ मतलब बिना अपनी जो है पहचान छुपा कर उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, तो ऐसा कुछ अगर हो तो आप हमें बताइए। आप अपने आप जा रहे हो वहां पर आप देख सकते हैं और इन माफियों की तुलना को पता नहीं होता, इसलिए लेकिन अगर आपको पता होगा और अगर आप डिमांड करें कि नहीं मेरी आइडेंटिटी है उसको छुपाया जाए तो पुलिस उसको जरूर छुपाएगी, उनको छुपाना ही होगा। अच्छा, अभी एक सवाल आ रहा था मैम स्क्रीन पर, शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व हो तो उस कंडीशन में क्या लॉज क्या कहते हैं? देखिए लॉज सबके लिए इक्वल है, कोई
गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी आवाज उठाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफेंडर इज ऑफेंडर। किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आपको उसको रिपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम रिपोर्ट नहीं करते तो ये चीजें फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। बहुत सारी जानकारी मिली आपसे बात कर कर, और आई होप कि बच्चों को भी समझ आया होगा कि हाँ हम किस तरीके से जो जो आपने बताया है उस केस के अंदर हम किस तरीके से अपने आप को साबित कर सकते हैं या हेल्प दे सकते हैं पुलिस की या कानून की। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ। थैंक यू। एक बात मैं, लेकिन सभी हमारी जितनी भी बच्चियां अगर सुन रही हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी जरूर, तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप पुरुषों से किसी भी हालत में कम नहीं है। और किसी भी, आप ठीक है, आप शारीरिक रूप से आप थोड़ी सी वीक हैं और उसकी वजह है, प्रकृति ने आपको ऐसे ही कमजोर नहीं बनाया, क्योंकि आपको अपने गर्भ में एक बच्चे को धारण करना है, इसीलिए आपके शरीर को इतना कोमल बनाया गया। लेकिन आप दिमाग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पुरुष से किसी भी हालत में कम नहीं है और अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और हम आशा करते हैं कि अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़ेगी या कोई कानूनन कोई सलाह लेनी होगी तो आप हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारे बच्चों की भी मदद करेंगे। और इसी सद्भावना के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। कनक मैम, हाँ मैम बताइए। हमारे प्राचार्य जी अगर है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो हाँ मैम शो हो रही है, दिख रही है मुझे। अच्छा ठीक है, तो आप प्लीज उनको बुला लीजिए। मैं अपने प्राचार्य महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आए और हमारे जो मुख्य वक्ता रहे हैं उन दोनों का धन्यवाद ज्ञापन करें। प्लीज मैम। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम क्लियर आ रही है। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिवस को ही सबसे पहले चाहूंगा कि दिवस के संबंध में वास्तव में आज बहुत अच्छा दिन है कि आज ये गोष्ठी या जो हमने वेबिनार आयोजित किया है ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं इस वेबिनार में सर्वप्रथम स्वागत करूंगी अपने मुख्य वक्ताओं का, जो हमारे आज की वक्ता थी अधिवक्ता कुसुम केम जी, जो दिल्ली हाईकोर्ट से हैं, और बहुत बहुत स्वागत है उनका, क्योंकि आज के दिवस में जो उन्होंने जानकारी हमारे बच्चों को दी, जो उन्हें समझाया कि वो किस तरह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने अधिकारों को किस तरह से वो आगे जीवन में प्रयोग कर सकती हैं, यानी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बच्चियों को चाहिए थी वो आज इस वेबिनार के माध्यम से मिली। बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो एक उनका मानसिक विकास होता है और वो जो मानसिक विकास के माध्यम से अपने आप को सशक्त बनाती हैं, तो वो ऐसी ही प्रेरणा, ऐसे ही विचार उनको चाहिए होते हैं जो इस वेबिनार से मिले। जो एक विषय हमें दिया गया है महिला सुरक्षा का, वो बहुत जरूरी है। हमारा महिला महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं, वो छात्राएं केवल पढ़ लिख कर अपने घर न बैठे, वो अपने जिस भी क्षेत्र में पढ़े अपनी सुरक्षा कर सके, अपने आप को इतना मजबूत बना सके कि वो आगे जीवन में अपने आप को सशक्त रूप में विकसित करें, केवल एक सामान्य पीड़ित महिला की तरह, पीड़ित व्यक्तित्व की तरह न रह जाए। जो एक सशक्तिकरण वास्तव में उनको चाहिए, वो ऐसी वेबिनार से ही उपलब्ध है, और वो आज हमारे इस वेबिनार के माध्यम से सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमारे इससे पूर्व जो वक्ता रही हैं वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। उनको देखते ही हमें बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा कहीं सीख कर आगे बढ़ा है और वो फिर हमारे ही क्षेत्र की महिलाओं को प्रेरणा दे रहा है, तो इससे अधिक गौरव का विषय और क्या हो सकता है।
उनके लिए भी मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, अपनी अंबिका चौहान का, जो हमारे स्टूडेंट रही हैं और बहुत मतलब कोई शब्द मेरे पास नहीं आ रहा इस समय जो ये कह सके कि वास्तव में वो व्यक्तित्व भी आज हमें ही प्रेरणा दे रहा है कि हाँ वास्तव में हम ऐसे ही काम करते रहे, जैसे उन्होंने बार बार बताया कि अर्चना मैम से वो बार बार प्रेरित हुई। तो अगर हमारे महाविद्यालय की शिक्षिकाएं ही प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं तो ये और भी ज्यादा गौरव का विषय है। और जो ये वेबिनार आयोजित की गई, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारी शिक्षिकाओं ने, और वो आज सार्थक भी मुझे दिखलाई दे रही है। बहुत अच्छे विचार अंबिका चौहान के थे। उन्होंने जो जीवन में वो पढ़ रही हैं और जो उन्होंने सीखा, जाना, अनुभव किया, उसी को हमसे साझा किया और बताया कि वास्तव में अगर स्त्री चाहे तो वो हर क्षेत्र में सशक्त, लेकिन वो चाहे वो मानसिक रूप से अपने आप को पंगु न समझे। मानसिक विकास अत्यंत आवश्यक है और वो ऐसे ही वेबिनार कार्यशालाओं से मिलती है, केवल पाठ्यक्रम से नहीं मिलती। केवल हमने किताबी पढ़ाई की और उसके बाद हमने एक मार्कशीट ले ली हाथ में, वो हमारा व्यक्तित्व का विकास नहीं करती, ना हमें कहीं सुरक्षा प्रदान करती। सुरक्षा आती है इन विचारों से जो आज उनको मिले। अधिवक्ता जी के माध्यम से इतनी सुंदर जानकारी, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी मिली है कि वो उसे अपने जीवन में अपना कर, यानी उसको समझ कर, उसका प्रयोग करके अपने आप को सशक्त सिद्ध कर। तो दोनों हमारे आज के मुख्य वक्ताओं ने हमारे इस वेबिनार को सफल बनाया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके विचारों से ही ये हमारा वेबिनार पूरी तरह से सफल हुआ है और उनका आना हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं उनको बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपनी आयोजक टीम जो मैं तो अभी जरा थोड़ी व्यस्त हूँ, ये मुझे भी मालूम है। तो इस व्यस्तता के दौरान उन्होंने अपने सारे कार्य को पूरी तरह से संपन्न किया, पूर्ण किया और वेबिनार को सफल बनाया। उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ अपने आयोजक श्रीमती अर्चना और डॉक्टर कनक चौहान का। साथ ही मैं उन सभी सहभागियों का सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ आकर इस वेबिनार में सम्मिलित होकर उन्होंने इस वेबिनार को भी सफल बनाया और कहीं न कहीं अपने आप को भी सफल बनाया, क्योंकि ये सफलता के सूत्र हमें आज इस वेबिनार से उपलब्ध हुए। और शासन का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने विषय, सुंदर कहिए कि बहुत ज्यादा आवश्यक विषय में लिया। ये बहुत जरूरी है। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि जहाँ देखिए स्त्री पीड़ित है, जहाँ देखिए महिला पीड़ित है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जो दो क्षेत्र हैं, पुलिस और अन्य व्यक्ति, ये कहीं न कहीं हम लोगों को वास्तव में एक सशक्तिकरण ही देते हैं, उनसे ही सशक्त होते हैं। यदि पुलिस में जाकर हमें कहीं सुरक्षा मिलती है या फिर हमारी पीड़ा को सुना जाता है और उनसे न्याय दिलाया जाता है, तो ये पक्ष बहुत मजबूत पक्ष थे जिनके माध्यम से आज वेबिनार सार्थक हुई है। सहभागियों ने भी उसमें सहभागिता करके सार्थक किया है और हम सब ने भी। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और यदि कोई पक्ष इससे जुड़ा है और उसका आभार मैं व्यक्त नहीं कर पाई हूँ तो उसका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा अभी आगे तक चलने वाला है। हम बार बार आपस में जुड़ते रहेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और केवल सफल नहीं बनाएंगे, वास्तव में इसको हम एक व्यावहारिक रूप में भी रखेंगे। क्योंकि ये प्रश्न उठाए इसलिए गए हैं कि कहीं न कहीं हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, कभी महिला समाज पीड़ित हो रहा है और उसको सुरक्षा मिले, उसको न्याय मिले। और इसमें हम सब महिलाओं की ही सहभागिता है। केवल हम कहें कि केवल एक पुलिस है कि अधिवक्ता नहीं, हम सभी इससे जुड़े हैं और इसे समझें और इसमें सुधार लाने के लिए इसका पूरा प्रयास करें। सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को धन्यवाद। मैम इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट धन्यवाद है। प्लीज कंटिन्यू मैम अर्चना मैम, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। ओके, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कनक मैम कि आप हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ हमारा एक स्क्रीनशॉट ले लें तो हमारी याद के लिए हमारे रिकॉर्ड के लिए हम ले लिया है सभी के साथ। मैडम आप सब जुड़े हुए हैं, मैं सबसे एक बार बोल देंगे सब अपना वीडियो ऑन कर प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कर लें। अंबिका और बाकी के भी सभी पार्टिसिपेंट अपना वीडियो ऑन कर लें जिससे कि हम एक अपना स्क्रीनशॉट ले लें हमारे रिकॉर्ड के लिए सभी हमारे गेस्ट के साथ। एक मिनट में वेट करना। ओके
Wait a minute. मैं इसको सेव कर लेती हूँ और फिर हो गया मैम? हो गया, हाँ हो गया मैम। मैं ये इम्पोर्टेंट कमेंट करने के लिए कह रही मैम से अनुरोध है मेरा कि मैम प्लीज बताएं कि अभी हम लिंक जो हमने जनरेट किया है उसको अभी ऑन कर दिया जाएगा। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद वो सर्टिफिकेट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू कनक मैम। धन्यवाद हाँ प्राचार्य जी। एक बार मैं फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे पार्टिसिपेंट और हमारे गेस्ट, और एक स्पेशल थैंक टू हमारे टेक्निकल कमेटी के स्मॉल मेंबर दैविक, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, और नगमा जो कि हमारे साथ जुड़ी रही हैं काम के लिए, हमारे इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए। एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और हमारी जो वेबिनार है हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद। थैंक यू।